हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इससे पहले हमने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा हुआ था, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किया था, और उससे भी पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रखा था। तो उसके चूँकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए समय की कमी के कारण हमने वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाया हूँ अलग अलग वेरिएशन के, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन परीक्षाएँ। तो उसको हम बारी बारी से हल करेंगे और हल करने का तरीका सीख पाएंगे आप इस तरीके से। इसको हल करने के बाद हम लोग फिर बोर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, अर्थात बोर का जो थ्योरी रहता है, वो तो आपको कक्षा 11वीं के हिसाब से पढ़ना ही है। साथ में जो कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं उसमें जो उनके आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पैटर्न से आते हैं, उसको भी हम बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप समझने के लिए जो पहले का वीडियो बना हुआ है उसको ज़रूर देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित। तो कुछ जो फार्मूला है उसका वो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यदि हमको एनर्जी निकालना रहेगा तो एनर्जी के लिए हम पढ़ते थे E=h²। ये क्वांटम थ्योरी से आया था, किसका, प्लांक के क्वांटम थ्योरी से। और h न्यू को हम और आगे एक्सटेंड करें तो न्यू हो जाएगा c/λ, और c का अर्थ यहाँ कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हम याद रखिए। ये वेलोसिटी अर्थात वेग है किसका, इलेक्ट्रॉन का वेग बोल सकता हूँ या फिर ये लाइट का वेग। और ये होता है तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ किसका, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर हमारा लाइट रहेगा उसका तरंग दैर्घ्य। क्यों अब यहाँ लाइट और इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लाइट के प्रॉपर्टीज़ की तरह मान रहे हैं, इस वजह से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये प्लांक कांस्टेंट है, इसका मान 6.67 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। तो ये दोनों मान यदि हम रख दें और इसका कैलकुलेशन करें तो ये इतना आता है 12400 अपान लेमडा। ये होता है एनर्जी का फार्मूला शॉर्टकट में, और यहाँ पे लेमडा रहता है एंगस्ट्रॉम में, और ये हमारा यूनिट बनता है एनर्जी का, ये बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अर्थात हमको जब भी एनर्जी पूछेगा तो हम इस तरीके से न जा करके ये शॉर्टकट के भी तरीका अपना सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पे लेमडा अर्थात वेवलेंथ का मान रख देंगे, वो भी एंगस्ट्रॉम में, और इसको कन्वर्ट करने का तरीका अर्थात एंगस्ट्रॉम में बदलने या फिर मीटर में बदलने का तरीका आपको पहले ही सिखाया जा चुका है, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, यदि मान लो कभी कभी प्रश्न आता है कि जूल में बदलिए करके स्पष्ट लिखा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम सबसे पहले बदलेंगे, इससे जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। और इसी को हम संक्षिप्त में ऐसा लिख सकते हैं, ये अर्थात ये दोनों डाटा यदि भरें तो पूरा करने के बाद इतना आएगा। ये लगभग इतना करीब आता है 1242 के करीब। लेकिन हम इसको आंकिक प्रश्न में चूँकि छोटे छोटे जो डिजिट्स हैं वो जब रखे जाते हैं तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंकिक प्रश्न है वो अटपटे बन जाते हैं, बहुत कठिनाई से बनते हैं, इसलिए उसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिख दिया गया है। अर्थात हम ज़्यादा अच्छा से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 12420 आएगा, तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमारा काम इससे चल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो इसको याद रखना है। अर्थात मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप, हमको ऊर्जा हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ही लिखना है, लेकिन यदि जूल के फॉर्म में पूछ देता है तो हम क्या करेंगे, जो ये मान आएगा एनर्जी का इसमें, उसमें हम इसको गुणा कर देंगे 1.6 × 10⁻19 का, तो वो चीज़ बदल जाएगा जूल में। ये तो हमारा पहला फार्मूला था, इसको याद रखना है, और ये इसको भी याद रखना है। या तो हम इस बड़े तरीके से चलें या फिर ये शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। ये तो था हमारा एनर्जी का फार्मूला। नेक्स्ट हम देखिए, चूँकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अर्थात आंकिक प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होता है अर्थात आने वाला जो प्रकाश किरण है उसकी एनर्जी ये फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होती है। फाई को हम लोग यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी अर्थात देहली ऊर्जा बोलते थे, और इसी को ऐसा भी दिखा सकते हैं W0, और ये काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। इसको हम 1/2 mv² पढ़ते हैं फिजिक्स में, आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं इसको। और ये EI मतलब जो आने वाला लाइट है उसकी ऊर्जा, साथ में ये हो गया देहली ऊर्जा, और देहली ऊर्जा को W0 से भी दर्शाते हैं, या फिर किसी किसी बुक में ऐसा W दिया रहता है। कहने का अर्थ है कि सभी फार्मूला सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये 3 टाइप का फार्मूला, EI की जगह सिर्फ E लिखा भी मिल सकता है इस तरीके से। तो ये हमारा एक हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया, वही एक तीसरा। देहली
ऊर्जा किसको बोलते थे, वह ऊर्जा को बोलते थे हम लोग देहली ऊर्जा, जो कि किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है। अर्थात एक न्यूनतम ऊर्जा होती थी जो कि इलेक्ट्रॉन को किसी धातु की सतह से निकाल सके, और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालना ही एक प्रकार से क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव था। और उन धातुओं का उपयोग करते थे जिसमें अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन होते थे। जैसे सबसे अच्छा इसमें सीजियम का हमने उदाहरण देख रखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, CS का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा और ये फार्मूला भी आपने याद कर लिया होगा। ये देहली ऊर्जा का सूत्र है, मतलब जो फाई है वो देहली ऊर्जा को बताता है। ये सिर्फ ऊर्जा को बताता है, मतलब आने वाले आपतित ऊर्जा है वो लाइट का, ये गतिज ऊर्जा है। अब इनको यदि हम और आगे करें तो ई का अर्थ होता हमने पढ़ा है एच न्यू, और इसका अर्थ भी एच न्यू होता है। चूँकि यहाँ पे मैंने यदि जीरो ले रखा है तो इस पर हम न्यू जीरो करके लिखूंगा, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 mv²। मतलब इसको विस्तृत रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमको एक फार्मूला मिल गया। मतलब ये पहला याद करना है, दूसरा फार्मूला याद करना है, ये तीसरा हो गया, और ये हमारा हो गया चौथा फार्मूला। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। और इस एक और फार्मूला इससे बन जाएगा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो। और इसको हम यदि सामान्य रूप से मैं रखें काइनेटिक एनर्जी, और इसको मैं यदि इस साइड पे भेज दूँ तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला मिल जाएगा। मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इक्वल टू के ई काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम एच को कॉमन लगा लें ऐसा, तो न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू के ई। यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू है ये आवृत्ति किसकी, जो आने वाली प्रकाश है उसकी आवृत्ति, फोटॉन की आवृत्ति है एक प्रकार से। और ये क्या है, देहली आवृत्ति इसको बोलते हैं, अर्थात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली ऊर्जा में जो आवृत्ति रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसको बोलेंगे देहली आवृत्ति। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जीरो भी लिखा रहता है, फाई भी लिखा रहता है, कभी कभी इसमें लिखा रहता है। तो इसको हम प्रयास करेंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ ये दो सूत्र पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक धातु के लिए देहली आवृत्ति इतना है 2×10⁻15 प्रति सेकंड, और उसके सतह पर 12×10⁻15 प्रति सेकंड आवृत्ति का फोटॉन टकराता है, अर्थात गिर रहा है। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। कहने का अर्थ है कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या पढ़ा था, ये धातु का सतह था और इसके ऊपर से लाइट गिरता था जिसको हम क्या बोलते थे, EI, और इसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता था। तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो ऊर्जा लगता था उसको देहली ऊर्जा बोलते थे, फाई। और इलेक्ट्रॉन को आगे गति करने के लिए जो ऊर्जा लगती थी उसको बोलते थे काइनेटिक एनर्जी। और ये देहली ऊर्जा उस ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा को बोलते थे जो इलेक्ट्रॉन को इसके सतह से बाहर ले जाने में मदद करे, और इलेक्ट्रॉन को और आगे गति करने में मदद करता था काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे ये पूछा है कि ये फोटॉन तो गिर रहा है और ये देहली ऊर्जा भी लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे गति करने के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए। देखिए, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब हमने सूत्र पढ़ा है EI बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब फाई को हम एच न्यू जीरो भी लिखते हैं, क्योंकि फाई को हम लोग W0 अर्थात जो देहली एनर्जी है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, उसको वर्क फंक्शन भी बोलते थे W0 या W, ये सबसे भी दर्शा सकते हैं। चूँकि एनर्जी ये भी है और एनर्जी ये भी है, तो इसलिए एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था एच न्यू के फॉर्म में, ऐसा। इसलिए सभी एनर्जी अर्थात ऊर्जा को हम लोग एच न्यू लिख रहे हैं, प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी, इसको पूछ रहा है, और ये हो गया एच न्यू। आई को अब यदि हम हटा देते हैं तो भी चलेगा, E बराबर फाई प्लस के ई। ये हम कहाँ से लाए हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। इसके लिए वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से उसको देखें तो समझ में आएगा इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और आंकिक प्रश्न बनाने के लिए एक बात और ध्यान रखना कि आपको जो फार्मूले हैं वो पता होने चाहिए, तभी आप आंकिक या अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी चूँकि मुझे निकालना है, मतलब मान क्या क्या दे रखा है, देहली आवृत्ति, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। चूँकि ये देहली ऊर्जा था और देहली ऊर्जा में ये न्यू मतलब आवृत्ति होता है, जीरो लगा दिया, तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग देहली आवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मान दिया है 2×10⁻15 प्रति सेकंड, और उसके सतह पर 12×10⁻15 प्रति सेकंड आवृत्ति का फोटॉन टकराता है अर्थात गिरता है। तो ये फोटॉन जो गिर रहा है उसको लिया है 12×10⁻15 प्रति सेकंड। ये अंक को मैं दोनों में 15 इसलिए लिया हूँ क्योंकि बनाने में हमको सरलता रहे। दूसरा अंक रहेगा तो भी हमको गणित बनाना पड़ेगा, तो कहने का अर्थ है कि आपको पहचानना पड़ेगा क्या चीज़ निकालना है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी ये चीज़ पूछ रखा है, तो
हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें यही फार्मूला लगना है या दूसरा? तो ये आवृत्ति या देहली आवृत्ति ये शब्द जब भी लिखा मिलेगा हमको हमेशा यही फार्मूला लिखना है, मतलब शुरुआत इसी से करना है। उसके बाद फिर यहाँ से जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसको लिख के समझ में आ जाएगा कि क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यदि इधर भेज दूँ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकल जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। एच को मैं कॉमन लूँ तो न्यू माइनस न्यू जीरो बन जाएगा। अब देखिए एच ये है प्लांक नियतांक, न्यू का मान कितना है 12 गुणित 10 का घात 15 ऋण 2 गुणित 10 का घात 15, ये ब्रैकेट बंद। चूँकि सबका 10 का घात 15 इसमें है, 10 का घात 15 इसमें है, ये 2 है और ये 12 है, तो उस हिसाब से क्या हो गया एच और 12 में से 2 गया कितना, तो 10 गुणित 10 का घात 15, ये यहाँ पे बचेगा। क्योंकि 12 और ये 2 लिखा है इसलिए घटा रहे हैं, बाकी दिन का धार सेम है तो वो वही रहेंगे गुणा के फॉर्म में, इसलिए। अब इसका जो h है इसका मान होता है प्लांक नियतांक का 6 गुणित 6 7 गुणित 10 का घात ऋण 34, ये मान याद रखेंगे आप, गुणित 10 गुणित 10 का घात 15। अब इससे आंसर आ जाएगा, देखिए 10 घात 15 और ये क्या लिखा है 10 घात ऋण 34, 34 में से 15 गया बताइए, 34 में से 15 ये 9 हो गया 19, मतलब 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 19। अब ये गुणा 10 है, इसको मैं यदि इसके साथ गुणा कर दूं 6.67 के साथ इसको, तो ये बन जाएगा हमारे लिए 66.7 गुणित 10 का घात ऋण 19। ये जो हमको आंसर आने वाला है, चूँकि काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर हमको मिलेगा हमेशा जूल में, ये इसका यूनिट है। अब इसको यदि मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 घात ऋण 19 जूल, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको हम जूल में इस फार्मूला से बदलेंगे। अब जूल में है कोई चीज़ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब 1 जूल बराबर इसी फार्मूला से, अब जूल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहा हूँ तो क्या करूँगा 1/1.6 गुणित 10 घात ऋण 19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऐसा मेरे को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा 1.6 गुणित 10 घात ऋण 19 का, तो ये एक नया फार्मूला पता चलेगा, ये हमारा आंसर है इसका। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे कैसे मैं बना रहा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में धातु से इतना आवृत्ति के प्रकाश से इतना गुणित 10 घात ऋण 19 जूल अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। धातु की देहली आवृत्ति की गणना करिए। अब देहली आवृत्ति शब्द आ गया तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अपना लगाएंगे, E बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के ई। फाई को बोलते हैं एच न्यू जीरो प्लस ये काइनेटिक एनर्जी, अब ये है एच न्यू, इसको ई आई के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया है प्रयोग में, धातु से इतना आवृत्ति के प्रकाश, मतलब जो ये न्यू है, न्यू का मान ही है 5.2 गुणित 10 का घात 14। अब कहने का अर्थ है कि सिर्फ आवृत्ति लिखा रहेगा तो जो आने वाला आपतित लाइट है वो है, और यदि मान लो देहली आवृत्ति लिखा रहेगा तो जो सतह पे पड़ने के बाद जो ऊर्जा आवृत्ति रहता है वो रहता है। आवृत्ति प्रकाश से इतना अधिकतम गतिज ऊर्जा अर्थात के ई का मान दिया हुआ है, के ई मतलब 1.3 गुणित 10 घात ऋण 19 जूल गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, और देहली आवृत्ति इसको पूछ रहा है ये क्या होगा। तो देखिए हमारा जो फार्मूला है इसके हिसाब से गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है, इसमें रखूँगा, न्यू जीरो का मान पूछ रहा है इसका, और इसका न्यू का मान दे रखा है। तो इस सूत्र को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए एच ये क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक है, एच है प्लांक नियतांक। अब इसको मेरे को ज्ञात करना है न्यू जीरो को, तो इस सूत्र को कैसे बदलूँ मैं, एच न्यू, इसको मैं इधर ले जाऊँ माइनस के ई, देखिए बराबर एच न्यू जीरो। अब चूँकि ये मेरे को ज्ञात करना है तो क्या करूँगा, माइनस के ई बटा एच बराबर न्यू जीरो, मतलब ये फार्मूला हमको मिल जाएगा, जिसको देहली आवृत्ति अर्थात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे, और ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति है। ये प्लांक कांस्टेंट है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं एच को, और इस फार्मूला को हम ऐसा बना सकते हैं के ई
बटा एच। अब इसको मैं यदि मल्टीप्लाई करूँ तो इसका अर्थ एच नहीं हुई होगा और नीचे में एच का एच रहेगा, अर्थात जो हमको फार्मूला है उसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ उपयोग करना पड़ेगा। अब देखिए न्यू का मान यहाँ पे मैं रखूँगा 5.2 गुणित 10⁻14 ऋण काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है 1.3 गुणित 10⁻19 और ये क्या है बटा प्लांक नियतांक। ये याद करना पड़ेगा 6.67 गुणित 10⁻34। और इस तरीके से आ जाएगा हमारा न्यू जीरो अर्थात आवृत्ति का मान, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा है देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो इनका जब हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो मान आएगा उसको हम इसके साथ घटा देंगे कुल मिला के, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे का आप स्वयं से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके आगे बहुत दिक्कत नहीं होगा। मतलब इसको पहले भाग दे देंगे, ये चूंकि भिन्न बन गया, पहले ऐसा नहीं करना है, ऐसा गुणा भाग, मतलब इसको पहले भाग देंगे और जो मान आएगा उसमें इसको घटाएंगे, तब यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आंसर लगभग इसके करीब आता है 3.24 गुणित 10⁻14 प्रति सेकंड के करीब। तो ये एक स्टेप इसके बीच का कर लेंगे, इतना लगभग यह इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो था दूसरा क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। इसमें लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य अर्थात वेव लेंथ का प्रकाश 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन, जिसको हम लोग देहली ऊर्जा भी बोलते थे या वर्क फंक्शन भी बोलते थे। याद रखना, यहाँ कार्यफलन लिखा हूँ, इसके पहले मैं देहली ऊर्जा भी लिखता था, कि धात्विक सतह पर डाला जाता है। याद कीजिए फोटान की ऊर्जा और फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोलते थे, जब किसी धातु के सतह पर ऊपर से लाइट पड़ता था तो धातु के जो से इलेक्ट्रॉन निकलते थे उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोलते थे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उनकी गतिज ऊर्जा, वास्तव में गतिज ऊर्जा ही पूछा है, तो कभी कभी सिर्फ गतिज ऊर्जा लिखा रहता है और कभी कभी ऐसा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऐसा बोल देते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या देख रखा है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को हम बोलते थे लेमडा, और इसका मान दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम और प्रकाश 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन। कार्यफलन मतलब ये चीज़, या इसी को ऐसा W0 या फिर इसी को सिर्फ W, इसी को कार्यफलन बोलते हैं, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड या देहली ऊर्जा बोलते थे। इसका मान दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मान दिया हुआ है। ज्ञात करना है फोटान की ऊर्जा, अर्थात ई का मान ज्ञात करना है हमको, फोटान की ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है, ये है। ठीक है, तो हम अपना सूत्र लिखेंगे, ई इक्वल टू क्या होता था 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए मान किसका दिया है, लेमडा का। अब लेमडा का तो हम इसमें रख नहीं सकते, बड़ा दिक्कत होगा, तो हम कैसे करेंगे। अब ये इसका मान तो दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस ऊर्जा की गणना करनी है अर्थात फोटान के ऊर्जा की, और ये लेमडा का मान दिया हुआ है। और साथ में क्या निकालना है हमको, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी तब निकल पाएगा जब ये हमको ऊर्जा पता रहेगा, ये दोनों चीज़। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ऊर्जा से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। तो ये ई का फार्मूला, ई इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। ठीक है, और एच न्यू को मैं और क्या लिख सकता हूँ, न्यू मतलब होता है सी बाई लेमडा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 12400 बटा लेमडा, वो भी किस में, एंगस्ट्रॉम में। तो हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस तरीके से। तो ये हमारा एनर्जी का फार्मूला जो मैं पहले ही बताया था। अब इसमें इस फार्मूला के द्वारा हम एनर्जी निकाल लेंगे। देखिए लेमडा का मान कितना दिया है 5000, तो मैं लिखूँगा 12400 बटा इसके नीचे क्या लिख दूँगा सीधा 5000, एंगस्ट्रॉम में ही इसको चाहिए हमको लेमडा को, तो इस तरीके से मैं 5000 लिखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, कितना है 124 बटा 50। इसका मान आता है लगभग 2.48 के करीब। इसके लिए चूँकि गुणा भाग करना पड़ेगा, मैं यहाँ कैलकुलेटर का सहायता ले लिया। 2.48 ये किसका है, ये एनर्जी है, और ये किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। ठीक, तो ये तो हो गया फोटान की ऊर्जा किसके फॉर्म 2.48, अर्थात हमने ई का मान पता कर लिया इसका, इस तरीके से। तो ये उसका पहला ए वाला सेक्शन था। अब बी वाला सेक्शन देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अर्थात ये काइनेटिक एनर्जी का मान याद करना है। हम ये बी वाला सेक्शन बना रहे हैं इसका। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र को ऐसा कर देंगे, ई माइनस फाई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अर्थात ऊर्जा। अब ई का मान देखिए मैं क्या निकाला 2.48 और ऋण इसका मान कितना दिया हुआ है, देखिए 1.9 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का
मान आ जाएगा। ये कितना 1 पॉइंट इसको 90 समझ सकते हैं, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 0.58, 0.58 ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब ये मान किस में रहेगा, ये मान रहेगा जूल में, ठीक है। तो ये इसको याद रखना, मतलब ऐसा लिखूंगा मैं 0.58 जूल। इसको हम इस साइड पे भी ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, मतलब ऐसा काइनेटिक एनर्जी बराबर 0.58 जूल। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो चीज़ मैं बताया वो आप अच्छा से समझ गए होंगे कि कैसे आपको इनको बनाना है। ये चीज़ आपको होमवर्क है, इसको करना है, सेम इसी की तरह बनेगा। यहाँ पे मैं देखो तरंग दैर्ध्य मीटर में दे रखा है पहले से, तो आप क्या करेंगे, फोटान की ऊर्जा निकालने के लिए हम इस फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल लेंगे, ठीक है। मीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलना है वो तरीका आपको बताया गया है, और यदि नहीं बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ये जो न्यू का मान है इसमें c/λ, तो ये लैम्डा की जगह यहाँ पे मीटर में रख देंगे मान, तो जो मान है आपका वो आ ही जाएगा। एंगस्ट्रॉम वगैरह में कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा फार्मूला है, यदि हम इस प्रश्न को बनाना स्टार्ट करें तो इसमें ये एज का मान है ना, ये 6.67 × 10⁻34, ये किसका, प्लांक का जो कांस्टेंट है, प्लांक का नियतांक है वो रख लेंगे। ये क्या है, वेलोसिटी किसका, लाइट का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये लैम्डा की जगह हम क्या लिख देंगे 4 × 10⁻7। तो इस तरीके से भी जो ये फोटान की ऊर्जा है वो निकल जाएगी। तो गतिज ऊर्जा भी हम इस तरीके से आराम से पता कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इस चीज़ को भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको बना लेंगे, और इसको बनाने के लिए आपको बदलना भी नहीं पड़ेगा, सीधा मीटर में ही रहेगा। एंगस्ट्रॉम में उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो शॉर्टकट जो बताया था उस तरीके से भी आप उसको बना सकते हैं, लेकिन इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। अब ये मीटर में पहले ही दिया हुआ है, तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में यदि बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, मीटर से हम इस एंगस्ट्रॉम में आएंगे तो 1 मीटर बराबर मैं क्या करूँगा, 1/10⁻10, ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ऐसा कहने का अर्थ है कि इसका मैं गुणा कर दूंगा उसमें, मतलब ऐसा 4 × 10⁻7 गुणा 1/10⁻10। अब देखिए 10⁻10 और 10⁻7 है, इसको मैं ऊपर भेज दिया, तो ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 10⁻, ये 10 में से 7 गया कितना 3, तो ये इतना हो जाएगा, वो भी किस में, एंगस्ट्रॉम में। अब इसको देखिए मीटर में कैसे बदलेंगे, वही मिल जाएगा मेरे को वापस, 4 × 10⁻3, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। मतलब इन चीज़ों को हम उल्टा करेंगे, मीटर से एंगस्ट्रॉम में ऐसा बदल के हम शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं। शॉर्टकट तरीका मतलब एनर्जी निकालने वाला ये बताया ना 12400, मतलब 12 का 4, ऐसा 12400/λ, वो भी किस में, एंगस्ट्रॉम में। तब हमारा मान आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो इस फार्मूला के लिए जो एंगस्ट्रॉम का ज़रूरत है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको बनाना सीखते हैं। तरंग दैर्ध्य दिया है, लैम्डा का मान 310 नैनोमीटर है। अब इसको मैं यदि मीटर में बनाऊँ तो 310 गुणित क्या लिखूँगा, 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर इतना होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। 1 नैनोमीटर बराबर कितना, 10⁻9 मीटर होता है। अब इसको मेरे को एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो हम क्या पढ़े हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा। मतलब इसका मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम मतलब इतना मीटर, तो मीटर से एंगस्ट्रॉम जाने के लिए मेरे को सीधा भाग देना पड़ेगा। तो इसमें मैं गुणा कर दूंगा तो ये एंगस्ट्रॉम में बदल जाएगा। कैसे, 310 गुणित 10⁻9 गुणा 1/10⁻10। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे मैं बदल रहा हूँ इस चीज़ को। अब देखिए इसको हम ऊपर भेज देंगे तो धन में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 310 गुणित 10⁻10 हो गया, ये क्या हो जाएगा, और ये ऋण 9 है तो
टोटल ये 10 हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3100, ये क्या बन जाएगा, एंगस्ट्रॉम में बदल गया। ठीक है, मीटर से ये एंगस्ट्रॉम में बदल गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। मतलब कुल मिला के नैनोमीटर को आपको यदि एंगस्ट्रॉम में बदलना है इस तरीके से, तो क्या करेंगे आप, एक जीरो जो भी रहेगा उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे। जैसे 31 है तो 310 कर लेंगे, ये 310 है तो इसको एक और कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, एंगस्ट्रॉम में बदल जाएगा। ठीक, ये तो था लेमडा। अब देखिए कार्यफलन दिया है, अर्थात फाई का मान दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं अब बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, सबसे पहले हम अब देखिए अपना फार्मूला लिखते हैं, E बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो दे रखा है, फाई का मान भी दे रखा है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है, फाई का मान दिया है, ई का मान नहीं दिया है। अब ई का मान मेरे को ज्ञात करना पड़ेगा कि इस तरीके से ज्ञात करूँगा, ये 12400 बाई लेमडा से, इस सूत्र से ई का मान ज्ञात करूँगा और फाई तब ई का मान यहाँ रखूँगा। देखिए 12400 बाई कितना है 3100, ये 2 जीरो कट गए, 124/31। अब 124/31 जो होता है वो इतना आता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में रख लेंगे। ई वाले में देखिए ई का मान हमने यहाँ से निकाल लिया तो इसमें रख दिया, और फाई का मान ये देखो 2.5 दे रखा है, प्लस इससे हम नहीं निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 × 2.5, इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 इकाई आएगा इसका, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पहले भी जो हमने पढ़ा है सभी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकाला है, लेकिन मैंने एक दो जगह क्या है जूल बोल रखा था, तो जूल नहीं होगा, वो सब यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इस गलती को आप सुधार लेंगे। ठीक है, तो संबंधित जो आंखिक प्रश्न आते हैं उसको बनाने का तरीका, उसको समझने के लिए अर्थात उनको हल करने के लिए हमको 3 फार्मूला याद करना पड़ेगा। पहला फार्मूला है इसमें कि ऑर्बिट की त्रिज्या, ऑर्बिट की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, अर्थात ये जो गोले रहते थे जिसको ऑर्बिट बोलता था, इनको बोर, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते थे, तो इसकी त्रिज्या अर्थात यहाँ से ऐसा दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है R = n² h² / 4π² m/kZe²। अब इसको यदि सारे मान यदि हम भरें, जैसे ये ऑर्बिट संख्या है, ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये किसका है, कूलाम का कांस्टेंट है, Z परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, H प्लांक नियतांक है अर्थात प्लांक कांस्टेंट है। सारे मान भरने के बाद ये बनता है 0.53 गुणा n²/Z, वो भी किस में, एंगस्ट्रॉम में। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक, ये फार्मूला याद रखना है। कभी कभी इसको पूछ देता है कौन सा फार्मूला सही है करके, तो दोनों को याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक से याद निकालने के लिए, और ये फार्मूला कभी ऑप्शन वाले प्रश्न आता है उसके लिए। ये तो पहला था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने के लिए अर्थात वेलोसिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का, ये होता है v = 2.18 × 10⁸ Z/n मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसी को 2.18 × 10⁶, सॉरी ये मीटर नहीं रहेगा, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और 10⁶ Z/n मीटर प्रति सेकंड, अर्थात मीटर बदल देंगे तो 8 का 6 हो जाएगा। ये तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो एक फार्मूला ये हो गया, जिसमें भी हमको लिखना रहेगा वो याद करना है, चाहे मीटर में हो कि सेंटीमीटर में, लेकिन कन्वर्ट करने आना चाहिए। तीसरा हमारा फार्मूला है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गणना करने के लिए, मतलब हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है En बराबर -13.6 गुणा Z² n², और ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के फॉर्म। इसी को यदि हम और शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, En समानुपाती -Z² n², इससे डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो ये हमको याद रखना है। इससे यहाँ Z क्या है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर है, n क्या है यहाँ पे ऑर्बिट की संख्या, अर्थात जो ये गोले हैं इनकी संख्या है। ये पहला के लिए 1 होगा n का मान, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए 3, ऐसा यहाँ पे, मतलब जैसा प्रश्न आएगा वैसा बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ तीनों सूत्र आप याद करेंगे फार्मूला को। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसका आंकिक प्रश्न
कैसे कैसे टाइप का पूछा जाता है। अब देखिए बोर का जो मॉडल रहता है उससे संबंधित आंगिक प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे मैं पहला लिखा हूँ लिथियम +2 परमाणु के चौथे कक्षा की त्रिज्या की गणना करिए। दूसरा लिखा हूँ हीलियम प्लस आयन के दूसरे कक्षा की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। मतलब मैं इसमें तीनों चीज़ पूछ रखा हूँ, हम इसमें भी निकालेंगे। मतलब एक ही प्रश्न में हम तीनों चीज़ जो बताया मैं फार्मूला उसकी गणना करना सीखेंगे। प्रश्न एक साथ कभी नहीं आएगा, तीनों अलग अलग पूछा जाएगा, लेकिन हम एक चीज़ में सीख लेंगे। तीसरा है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 5 कक्षा की ऊर्जा की गणना कीजिए। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए बोर के हिसाब से क्या होता है, इसको बोलते हैं कक्षा, ठीक है, इन सबको, इसको अंग्रेजी में ऑर्बिट बोलते थे, वो हिंदी में कक्षा बोलते हैं। और बोर का जो मॉडल था वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले पर लागू होता था, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू होता है। मतलब इस टाइप से, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, या फिर लिथियम +2 हो गया, बेरिलियम +3 हो गया, बोरान +4 हो गया, इस टाइप का। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक रहे उस टाइप के सिस्टम पर लागू होता है। तो उदाहरण ढेर सारे हो सकते हैं, जैसे ये मैं लिख रखा हूँ, ये इन पर ही। जैसे लिथियम +2 मतलब इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हटा दिया तो मैं इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3 हटा दिया इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये तो है ही। उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते थे, बाकी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका जो बोर का मॉडल है वो काम नहीं करता, मतलब लागू नहीं होता इसका जो भी नियम है वो सब। देखिए बारी बारी से इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है लिथियम +2 परमाणु के चौथे कक्षा के त्रिज्या की गणना कीजिए। अब चौथे कक्षा की त्रिज्या की गणना कीजिए, मतलब ऐसा मैं बना लेता हूँ अपनी सुविधा के लिए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे कक्षा, और ये मेरा ये हो गया प्लस चौथा कक्षा, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है ये वाला ऑर्बिट, उसकी गणना करनी है। तो हमने त्रिज्या का सूत्र पढ़ रखा है। पहला सूत्र लिखता हूँ, r बराबर, मैं बता रहा था आप लोगों को, 0.53 गुणित क्या हो जाएगा n²/z, और वो भी किस में, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये त्रिज्या की गणना करने के लिए फार्मूला है। अब इस हिसाब से देखिए, हम इस लिथियम +2 लिखा हुआ हूँ, लिथियम +2, तो n यहाँ क्या है, n है कक्षा की संख्या। कौन सा कक्षा पूछा है, चौथा, तो n का मान इसके लिए क्या हो जाएगा 4। अभी z का मान, z क्या है, परमाणु क्रमांक, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, ये 3 होता है। तो मैं यहाँ पे मान रख दूंगा 0.53 गुणित n का मान देखिए 4 का वर्ग करूँगा और यहाँ पे 3। अब देखिए 0.53 गुणित 4 × 16 हो गया, और ये बटा 3। अब इसको गुणा करने के बाद जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये हमारा पहला हो गया गणना त्रिज्या का। अब देखिए हम इसी में यदि मान लो पूछ देता कि चौथे कक्षा का ही हमको क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का। तो वेग ज्ञात करने के लिए ये हम इसको ए सेक्शन नाम दे देता हूँ, बी वाला इलेक्ट्रॉन का वेग यदि हम ज्ञात करें इसी में, तो उसके लिए हमारे सूत्र है वेलोसिटी वाला, v बराबर 2.18 गुणा 10⁸, और ये क्या है z/n सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब मीटर में हम इसको 10⁶ कर लेंगे, जैसा भी रहे, सेंटीमीटर मीटर किसी में भी बदल सकते हैं। अब देखिए इस z का मान, कहने का अर्थ है कि इसमें नहीं पूछा है तो भी मैं बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं वेग भी निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसी में सबकी गणना कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझते जाएंगे। हमने पहला स्टेप कैसे किया, ये फार्मूला लिखा और n और z का मान लिखा, समझ, उससे आगे n क्या है, कक्षा है अर्थात ऑर्बिट है, उसमें मैं लिखा हूँ, और इसकी याद करनी है। तो चौथा पूछा 4 लिखूंगा, तीसरा पूछेगा तो 3, किसी का भी जरूरी नहीं है इसी का। मतलब परमाणु क्रमांक का आपको ख्याल रखना है। यदि मान लो यहीं पे लिथियम की जगह हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे z का मान मैं 1 रखता, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। तो लिथियम के केस में ये परमाणु क्रमांक z जो है वो 3 है। इसी की जगह मैं बेरिलियम यदि लेता तो परमाणु क्रमांक बेरिलियम का कितना होता है 4, तो मैं यहाँ पे वो 4 लिखता। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इसका आंसर भी आप ले आएंगे। अब इस तरीके से देखिए 2.18 गुणित 10⁸, जेड का मान कितना होता है 3 लिथियम के लिए, और n चौथा बोल रखा है तो बटा 4। अब इस तरीके से हम इसको करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ये वेग आ जाएगा, कितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन इसमें ये चौथे वाले में ऐसा घूम रहा है, किसके केस में, लिथियम के केस में। ये दूसरा हो गया।
अब तीसरा हम इसी में और क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये आंसर ले आएंगे और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आपका आंसर आ जाता है तो बाकी मैं इसके आंसर बता ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तीसरा सेक्शन है हमारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला था -13.6 गुणा Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब प्रति परमाणु। अब जेड का मान देखिए 13.6 गुणी जेड का मान इसके लिए कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग करूंगा और एन का मान कितना है 4 का वर्ग, क्योंकि चौथा ऑर्बिट पूछ रखा है तो चौथा कक्षा। तो इस तरीके से इनको जब बनाऊंगा मैं, ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा डबल, और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। मतलब ये हमको कैसा दिखने लगेगा आगे, ऊर्जा निकाल रहे हैं तो ऋण 13.6 गुणित ये देखिए 3 3 9 बटा 16, जितना कटता है कटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इस रूप में आ जाएगा आंसर। अब देखिए मान लो इसी को जूल में पूछता कि जो उत्तर है उसको जूल में लाइए, तो हम पढ़ चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल। तो जो मान आता है उसमें इसका गुणा कर देते हैं तो वो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम किस में बदल जाता है, जूल में बदल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब जो इक्वेशन है अर्थात इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। ये फार्मूला का ख्याल रखना है, फार्मूला सही बनेगा। और जेड और एन का मान निकालना बहुत सरल है, बहुत इजी है, ये चीज़ आप बहुत आसानी से इजीली कर सकते हो। मतलब फार्मूला याद रहेगा तो सारा चीज़ कर सकते हैं। अब जूल को किलो कैलोरी या फिर किलो जूल इसमें भी दे सकता है, तो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम का अर्थ होता है 96.5 किलो जूल प्रति मोल। अर्थात यदि मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम को बोलता किलो जूल में लिखा यूनिट, तो जो मान आता उसको मैं इससे गुणा करता, जूल में बोलता तो जो मान आता उसको मैं इससे गुणा करता। तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर है। यदि कुछ नहीं बोलेगा तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में ही मान को लाना पड़ेगा, मतलब जो सामान्य तरीका है उस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ तीनों चीज़ आप निकालना सीख गए होंगे। त्रिज्या निकालना है, याद रखना है। दूसरा चौथा कक्षा है, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट पूछेगा तो एन यहाँ ऑर्बिट का संख्या है, नंबर है। पहला बोलेगा तो 1 रहेगा, दूसरा बोलेगा 2। जेड क्या है जो दिया रहेगा तब, तो ये इनके ये परमाणु जेड परमाणु क्रमांक है, तो यही मान भरने हैं। बाकी फार्मूला में वैल्यू पुटअप करो। यूनिट का जरूर ख्याल रखें, वेलोसिटी सेंटीमीटर या मीटर प्रति सेकंड में रखना है, रेडियस एंगस्ट्रॉम में ही रखना है, और जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम या फिर जूल में या फिर किलो जूल में, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में, या ईजी बनता है तो इस तरीके से याद रखें। ये कंपटीशन परीक्षाओं के लिए है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये पहले के जैसा सेम ये दूसरा बनेगा, तो इसको भी आपका होमवर्क है, इसको बना के देखिए, और कुछ दिक्कत होता है बनाने में तो इसको बताइए। देखिए तीसरा लिखा हूँ, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 5 कक्षा की ऊर्जा की गणना करिए। ऊर्जा की गणना मतलब ये देखिए, हम सबसे पहले एक ऑर्बिट बनाएंगे जिसको कक्षा बोल रहे हैं हिंदी में, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये हो गया हमारा बीच का न्यूक्लियस अर्थात नाभिक। अब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया। ये ऑर्बिट है, मतलब एन का मान 1, एन का मान 2, एन का मान 3, एन का मान 4, एन का मान 5। अब ये सभी के लिए हमें बारी बारी से ऊर्जा की गणना करनी है। अब फर्स्ट वाला देखिए, हमने सूत्र पढ़ रखा है ई एन। पहले तो सूत्र को ही लिखते हैं ई एन, मतलब जो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा, या फिर हम उस कक्षा की ऊर्जा ही बोल सकते हैं। मतलब इसको घुमा के दे सकता है, कक्षा की ऊर्जा की गणना करिए या फिर उस कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करिए, तो दोनों एक ही चीज़ है। मतलब जो कक्षा की ऊर्जा होगी वही उसमें ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो इसको ऋण 13.6 गुणित ये क्या हो जाएगा Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए पूछ रखा है, इसको मैं बना रहा हूँ। तो जेड का मान क्या होगा, जेड हमारा है परमाणु क्रमांक, तो 1 रहेगा हमेशा। अब एन का मान कैसे डिसाइड करेंगे, चूँकि क्या लिखा है प्रथम 5 कक्षा, तो मैं इसकी अब यदि बात करूँ पहले कक्षा की, तो जेड का मान 1 और एन का मान क्या हो जाएगा, पहले कक्षा के लिए 1, दूसरे कक्षा के लिए एन का मान क्या हो जाएगा 2, तीसरे के लिए एन का मान हो जाएगा 3, चौथा के लिए एन का मान क्या हो जाएगा 4, पाँचवें के लिए एन का मान हो जाएगा 5। मैं सिर्फ एक को निकाल रहा हूँ। और जेड का मान सबके लिए कॉमन, क्योंकि परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु का मान कितना होता है 1, इसलिए सबके लिए 1 आएगा जेड का मान। और इन सभी मानों को किस में, इस फार्मूला में रखेंगे तो सभी के लिए क्या होगा, ऊर्जा निकल जाएगा। तो एक को मैं बना दे रहा हूँ, बाकी को आप कर लेंगे। जैसे प्रथम वाला, फर्स्ट वाले को मैं बना रहा हूँ प्रथम कक्षा के लिए,
5 कक्षा पूछा है ना प्रथम कक्षा के लिए। देखिए EN ऋण 13.6 गुणित Z का मान कितना 1 रखूँगा 1 का वर्ग और N का मान भी 1 रखूँगा। अब ये कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, मतलब 13.6 और यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो ये इसका मान आएगा किसमें, पहले वाले में, फर्स्ट वाले के लिए। सेकेंड वाले के लिए Z का मान 1 ही रहेगा, N का मान क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। देखिए सेकेंड मतलब इसके लिए, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तो बाकी 4 को आप बना लेंगे स्वयं से, ये उम्मीद करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ये था आंकिक प्रश्न। ऐसे ही वेरिएशन वाले अर्थात अलग अलग तरीके से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें, आपके बुक में दिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में जो मैं लाऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, कि जो बोर थे उसने स्पेक्ट्रम की गणना कैसे की, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम कैसे बनाया और बोर का जो मॉडल था उसमें कमी क्या रह गई उसके बारे में। अभी के लिए बस इतना ही।